जय श्री राम। तो कैसे है दोस्तों? तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है जादूगर की गली में। तो कहानी शुरू होती है। शहर की एक संकरी गली। उस गली से लगकर एक टूटा हुआ मकान, जिसकी अब सिर्फ दीवारें बाकी है। उस मकान को छत नहीं है। वहां से दिन में नीला और रात में काला आसमान साफ नजर आता है। शहर बहुत बड़ा है, लेकिन उस मकान के आसपास ऊंची बिल्डिंगें नहीं है। कहीं कहीं जगहों पर नवनिर्माण का काम चल रहा है, तो वहां पड़े हुए सीमेंट, ईंट और बालू जैसे साहित्य देखे जा सकते हैं। टूटे मकान में पिछले 1 महीने से सुलभ अपना बसेरा बसाए है। सुलभ उसको पूरे शहर में ढूंढने पर भी कोई जगह नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बाद उसके हाथ ही जगह लग गई थी, तो अपना पूरा सामान लेकर सुलभ यही बस गया। उसे थोड़ी ना यहाँ हमेशा के लिए रहना था। बस रात को पेट टिकाने के लिए सुलभ को एक जगह चाहिए थी, सो उसे मिल गई। सुलभ पेशे से एक जादूगर था, जो छोटे मोटे जादू के खेल दिखाकर अपना गुजारा करता था। उसका अपना कोई गांव न था, ना कोई परिवार, ना दोस्त, कुछ भी नहीं। बस उसके पास एक फोटो थी। फोटो जो हैरी हुडनी की थी। हैरी हुडनी दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था। ऐसा जादूगर जिसे सारी दुनिया एक रहस्यमय ढंग से जानती थी, और दुनिया के सारे जादूगर आज भी हैरी हुडनी को मानते हैं। रात के 8 बज रहे थे। संकरी गली में भीड़ इधर से उधर जा रही थी। उनकी होती हुई आवाजें सुलभ के कान पर पड़ रही थी। टूटे मकान के दरवाजे में बैठा सुलभ अपना जादू का सामान बक्से में भर रहा था। साथ सुलभ का ध्यान चलती फिरती भीड़ पर भी था। भीड़ पर नजरें गड़ाकर अपना सामान बक्से में भरने का काम वो बड़े आसानी से कर रहा था। आखिर वो एक जादूगर था। जादू के पत्ते, कुंडल, खोल, अदृश्य धागा वगैरह जैसी चीजें उसने पैक कर ली थी। और एकाएक उसकी नजर बाजू में रखी तलवार पर पड़ी। तलवार जिस पर बहुत गंज चढ़ चुका था। उसे याद आया कि यह तलवार उसे उसके गुरु ने भेंट की थी, जब उसने अपने गुरु से जादू की आखिरी दीक्षा ली थी। तब उन्होंने कहा था कि एक दिन वो आएगा, तभी तलवार तुम्हारे बहुत काम आएगी। याद रखना, इस तलवार का तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक कि वो नहीं आता। वो हमेशा आता है। हम जादूगरों की नियति है वो। सुलभ ने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था। उसने उनकी बातें नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन फिर भी वो तलवार उसके पास थी। उसने वो तलवार बक्से में डाल दी, और उसी वक्त भीड़ में एक आदमी उसे दिखा, जो भीड़ से बहुत अलग लग रहा था, बहुत ही अलग। उस आदमी की उम्र
अधेड़ लग रही थी। थोड़ी अधपकी उम्र का लग तो रहा था वो, लेकिन फिर भी पास से देखने पर ऐसा लगता मानो उसकी उम्र इतनी ना हो। सुलभ ने देखा कि उसके गालों पर ठीक से कटी हुई दाढ़ी थी। उसकी ऊंचाई 7 फीट के करीब थी। लंबी बाहें थी उसकी, और उसने गोल गले का टी शर्ट पहना हुआ था, और उस टी शर्ट पर नीले रंग की जीन्स भी थी। जीन्स जो थोड़ी पुरानी लग रही थी। सब कुछ तो नॉर्मल था। अगर कोई आदमी, मतलब आम आदमी, उस आधेड़ इंसान को देखता तो उसे भी वही दिखाई देता जो इस वक्त सुलभ देख रहा था। आधेड़ व्यक्ति तेजी से चलते हुए सुलभ के दरवाजे पर आकर ही खड़ा हुआ। वो बहुत तेजी से चला था, और सुलभ को ऐसा लगा कि उसके तेज कदमों की आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे दी है। वो सामने खड़े आदमी को सिर ऊपर कर देख रहा था। तो वो आदमी चौखट पर आकर खड़ा हो गया। सुलभ ने उससे पूछना चाहा कि आपको कौन चाहिए, पर उससे पहले ही वो आदमी एकदम से मकान में जैसे घुस गया और सीधा जाकर सुलभ के बक्से के पास बैठ गया। वो लोहे का बक्सा उसके बैठने से कर कर आवाज करता हुआ थोड़ा सा दब भी गया। सुलभ को ये बात बहुत ही अजीब लगी। मतलब वो बक्सा बहुत मजबूत था, और इस अधबूढ़े आदमी के बैठने से वो ऐसा इस तरह से दब गया, ये बहुत अजीब बात थी। सुलभ खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि ये है कौन और कहाँ से आया है। सुलभ ने इस अधेड़ आदमी को आज से पहले कहीं भी नहीं देखा था, या सुलभ इससे कभी भी नहीं मिला था। उस अधेड़ आदमी की सांसें इतनी जोर से चल रही थी कि सुलभ को दूर खड़े साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुलभ इतना भी दूर नहीं था, लेकिन उसकी गर्म सांसें, उसकी आवाज सुलभ के कानों तक आ रही थी। वो जैसे बैठा बैठा धीरे से हाँफ रहा था, और वो अधेड़ आदमी सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जा सकती है, लेकिन उसे योग्य शब्द नहीं मिल रहे थे। वो अधबूढ़ा आदमी शब्द जुटाने में लग गया था कि वो सुलभ को कैसे समझाए, कैसे बताए कि वो कौन है और कहाँ से आया है। क्या सुलभ इन बातों पर यकीन करेगा, ऐसा भी उसके मन में आ रहा था। ऐसा वो व्यक्ति सोच ही रहा था कि तभी दीवार पर टंगी हुई हैरी हुडनी की फोटो अचानक नीचे गिरी। उसका कांच नहीं टूटा। सुलभ को लगा कि वो थोड़ी ऊपर दीवार पर टंगी हुई तो थी, लेकिन कांच तो टूटना चाहिए था, लेकिन वो नहीं टूटा। ये बात बहुत ही अलग थी। सुलभ उठा और चलते हुए फोटो के पास गया। फिर उसने नीचे से वो फोटो उठा लिया और दीवार पर फिर से टंगा दिया। हैरी, ओ हैरी, माय ग्रेट स्टूडेंट, माय
ग्रेट फेलो, वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोल पड़ा, जो इतनी देर से खामोश उस लोहे के बक्से पर बैठा था। सुलभ उसके थोड़ा करीब जाकर खड़ा हुआ। "आ- आप आपने अभी क्या कहा?" "हाँ, हैरी हुडनी, आपका स्टूडेंट। लेकिन ये कैसे हो सकता है? या आप ऐसी बातें बोल रहे हो? हाँ, नशा तो नहीं किया आपने कोई?" सुलभ ने बात चाहते हुए अधेड़ व्यक्ति से पूछा। सुलभ को ऐसा लगा कि इस तरह से उसे इस व्यक्ति से पूछना नहीं चाहिए था। इस तरह से पहली मुलाकात में उसे खुद ही अपनी बात बेढंग सी लग रही थी। मतलब पहली बार मिलने पर इस तरह की बातें उसे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अंदर ही अंदर से सुलभ को लग रहा था कि यह आदमी उतना भी पराया नहीं है जितना ये दिख रहा है। उस आदमी आदमी अभी जैसी गोल गले की टी शर्ट पहनी हुई थी ना, सुलभ कभी वैसी ही टी शर्ट पहना करता था। फिर उस आदमी ने सुलभ की तरफ देखा। थोड़ी देर वो खामोश रहा और फिर वो बोला, यस, कभी ये मेरा स्टूडेंट हुआ करता था सुलभ। मैं झूठ नहीं बोलता, कसम से कभी झूठ नहीं बोलता मैं। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोलते हुए हैरी की फोटो के करीब जा खड़ा हुआ। फिर उसने हैरी की फोटो ठीक से देखी और वो जैसे खुद से ही बातें करने लगा। थोड़ी खुद से ही और थोड़ी सुलभ से। वो जैसे स्वगत बोल रहा था। हैरी हुडनी का असल नाम एरिक वेस था। ये हंगेरी के बुडापेस्ट में पैदा हुआ था। इसके पैदा होने का साल 24 मार्च 1874 था। यही हैरी का जन्मदिन था। लेकिन हैरी दुनिया को अपना जन्म 75 ही बताया करता था। जब ये पैदा हुआ तब मैं इसके साथ साए की तरह चिपका रहा। मैं हैरी हुडनी से पूरी जिंदगी में 2 बार मिला। लेकिन हैरी को मेरा नाम तक पता नहीं था। तो जब मैं हैरी से तीसरी बार मिला, तीसरी बार और शायद आखिरी बार हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त मैंने उसे अपना नाम बता दिया था। मैंने अपना नकली नाम उसे बताया था। मैंने बताया था मेरा नाम रॉबर्ट हार्डिन है। यही नाम मैंने उसे बताया था। साथ उसको मैंने बहुत जादू के करतब भी सिखाए, कुछ तरकीबें भी सिखाई। हैरी मुझे अपना गुरु मानने लगा था। बोलते हुए वो अधेड़ उम्र का आदमी चुप हो गया। सुलभ उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। भले ही इस बात पर सुलभ को यकीन नहीं आ रहा हो, पर उसे सुनते हुए अच्छा लग रहा था।
उड़नी उड़नी किसी भी प्रकार के बंधन या ताले से बाहर निकल सकता था। मतलब वो खुद को किसी बंद ताबूत में कैद कर लेता और उस ताबूत पर जंजीरें बांध देता और उस ताबूत के ऊपर एक बड़ा ताला लगाया जाता उस जिसकी चाबी उड़नी की जेब में रहती और उड़नी को पूरी तरह से हथकड़ियों से और लोहे की जंजीरों से अंदर बांध दिया जाया करता था। उसे ये करतब मैंने ही सिखाया था, लेकिन वो इस करतब में बहुत बहुत आगे गया। सच कहता हूँ, वो मुझसे भी आगे चला गया था, क्योंकि वो 3 सालों तक पूरे 3 सालों तक भारत में रहा था। भारत के हिमालय के कुछ हिस्से में वो घूमा था। यहाँ के योगियों ने उसे बहुत सी चीजें सिखाई थी। उसके जैसा ताला उस वक्त कोई भी नहीं खोल सकता था। वो दुनिया का एकमात्र ऐसा जादूगर था जो ये करतब बहुत ही आसानी से कर सकता था। जानते हो सुलभ, कभी मैं भी ये करतब उसके तरीके से नहीं कर पाया। ऐसा कोई भी ताला या जंजीर नहीं थी जो उसे बांध सकती थी। बोलते हुए वो आदमी जैसे चुप हो गया। एक बात बताइए, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? हाँ, आज से पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ और इतना फेमस तो मैं हूँ नहीं क्या आप मुझे मेरे नाम से जानो। बस गलियों में छोटे मोटे करतब दिखाया करता हूँ। तो आपने कैसे जाना कि तुम मामूली नहीं हो सुलभ, तुम खास हो, बेहद खास। अधेड़ उम्र का आदमी सुलभ को देखते हुए बोल पड़ा। वो सुलभ को घूर भी रहा था। ओह अच्छा, तो ऐसी क्या खास बात है मुझ में, जो मैं इतना खास हूँ? सुलभ ने उपहास पूर्वक पूछते हुए कहा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। ना रहने के लिए घर, ना बीवी, ना बच्चे, ना दोस्त, कुछ भी तो नहीं था उसके पास। फिर ऐसी क्या बात थी जो सामने खड़े अधेड़ व्यक्ति को खास लग रही थी? सुलभ अपने आप में ही सोच रहा था और तभी उस आदमी ने अपना परिचय दिया। सुलभ, सुलभ मैं डेमन हूँ, डेमन। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तब उसके साथ उसके फरिश्ते, या इंग्लिश में तुम उसे एंजल भी कह सकते हो, वो जुड़ जाते हैं और साथ हम जैसे डेमन भी इंसानों की जिंदगी में दखल देते हैं। जब भी इंसानों की जिंदगी में कुछ गलत होता है या हो रहा होता है, वो गलत फैसले लेता है, तब हम जैसे डेमन ही उससे सब करवाते हैं। या जो गलत डिसीजन इंसान लेता है
वो हमारे द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। उनके निर्णयों पर सवार होकर हम इंसानों से सब काम करवाते हैं, जो करने की तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो। ऐसा कहते हुए वो डेमन अपने असली रूप में आ गया। उसका चेहरा किसी बड़े भैंसे जैसा दिख रहा था, एक ऐसा भैंसा जिसके सर पर बड़े सींग और बाल भी थे। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। उसके हाथों के पंजे किसी शिकारी जानवर जैसे लग रहे थे। वो बहुत ही भयानक और रौद्र दिख रहा था। उस अभद्र चीज को सुलभ बस देखता ही रह गया। 2 मिनट के लिए उसे कुछ समझा ही नहीं कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसने ऐसा कुछ अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। वो रौद्र चीज 2 कदम आगे आ गई और सुलभ के मुंह के एकदम करीब उसने अपना बड़ा सा भैंसे जैसा सिर लाया और कहा, हैरी, हैरी में एक खास बात थी सुलभ, इसलिए तो मैं उसे दिखाई दिया था। जानते हो सुलभ, उसका फरिश्ता, हैरी का फरिश्ता एंजल मर चुका था। अपने आप ही उसका एंजल मर गया था। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा होता है कि लाखों में एक इंसान का एंजल किसी कारणवश मर जाता है, लेकिन ऐसा होने पर उस इंसान की पूरी जिंदगी हम डेमन ही देखते हैं। एंजल की बची हुई जिंदगी और उसकी चेतना का आधार लेकर हम में कार्य करते हैं। मतलब उसकी चेतना से कुछ तत्व उधार लेकर हम उस इंसान की पूरी जिंदगी फिर चलाने लगते हैं। साफ शब्दों में कहो तो मरे हुए एंजल की बची कुची चेतना हम डेमन पे ही जाते हैं। उसके बाद उस इंसान की पूरी जिंदगी हम ही चलाते हैं। कुछ ऐसे इंसान होकर गए हैं ना तुम्हारी दुनिया में, जिनकी रहस्यमय ढंग से मौत हुई थी। इंसानों की जिंदगी हम ही चलाया करते थे। वे सारे इंसान बाद में हमारे ही गुलाम हो गए थे। जानते हो ना कि हैरी हुडनी की मौत भी कितने रहस्यमय तरीके से हुई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, सुलभ ने बहुत ही डरते हुए कहा, लेकिन उसके डर में एक करारापन भी था। मैं यही कहना चाहता हूँ सुलभ कि तुम्हारा एंजल मर चुका है। अब तुम अपनी बची हुई जिंदगी मुझे चलाने दो। हाँ? नहीं, नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं कर सकता हूँ। ये जो भी है, जैसी भी है, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं तुम्हें इसका पहिया नहीं दे सकता हूँ। इसका घूमता हुआ पहिया मैं किसी बुरी चीज के हाथ में नहीं दे सकता हूँ। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, ठीक अपनी जगह
अपनी जगह ठीक हो। तुम तुम यहां से जा सकते हो। जाओ, जाओ यहां से। ओह, सुलभ, तुम मेरे एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। एक अच्छी स्टूडेंट, माय ग्रेट फेलो। हाँ, तुम अच्छे बन सकते हो। जैसा कभी हैरी था, उससे भी कहीं आगे तुम निकल सकते हो। सिर्फ मेरा कहना मान लो। हाँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी मजे से कटेगी। मैं वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुख, तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। बोलो, क्या कहते हो? हाँ? क्या सचमुच मेरी जिंदगी में कोई दुख, दर्द, परेशानी नहीं होगी? सुलभ ने 2 कदम आते हुए कहा। वो आगे आ गया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जिन भावों को कभी उस शैतान ने भी कभी नहीं देखा था। हाँ सुलभ, कोई दुख नहीं होगा, वादा है मेरा। डेमन ने सुलभ को खुशी से देखते हुए कहा। सुलभ कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसने सोचा, बहुत सोचा, न जाने कितनी देर तक सुलभ सोचता रहा। फिर सुलभ ने खुद के हाथ के तलवे देखे। उसके हाथ के तलवे जरा भी मुलायम नहीं दिख रहे थे। फिर उसने हाथ के तलवे नीचे किए और अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर धीरे से वो नीचे झुका। बक्से के पास रखी हुई पुरानी तलवार उसने अपने दाएं हाथ में उठा ली और बाएं हाथ की मुट्ठी कसकर बंद की और बहुत ही गुस्से में वो शैतान पर टूट पड़ा। पूरी रात भर तलवारों की टनत्कार सुनाई दे रही थी। मुक्कों घूसों की बारिश हो रही थी। वहां बहुत ही तलवारों की आवाज आ रही थी, जैसे 2 पैशाचिक चीजें आपस में लड़ रही हो, जैसे कोई अमानवीय चीज उस बिना छत वाली घर में चल रही हो। वहां हजारों मुक्के उस शैतान पर बरसे जा रहे थे। सुबह की पहली किरण उस छत से अंदर आई और उस शैतान के चेहरे पर पड़ी। शैतान मुस्कुरा रहा था। उसके मुस्कुराने की आवाज थके हुए सुलभ के कानों पर आई। सुलभ उस मकान में एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। रात में सुलभ ने शैतान को एक मुक्का ऐसा जड़ा दिया था जिससे उस शैतान का टखना टूट गया था और उसके अपेंडिक्स को भी काफी चोट आई थी। जख्मी डेमन मुस्कुरा रहा था। पहली बार उस अमानवीय चीज पर, उस शैतानी चीज पर किसी इंसान ने अपना हक पा लिया था और पहली बार उसे किसी इंसान ने ना कहा था और दुख को गले से लगा लिया था। हाँ, सुलभ ने उसके हाथ ना थामते हुए दुख को
गले लगा लिया था। उसने दुख का चुनाव किया था, पर शैतान का समझौता उसने कतई न माना था। पर वह पल भर के लिए डेमन को लगा कि सुलभ ने उस पर जादू किया है, एक ऐसा जादू जिसकी कोई काट नहीं है। ये जादू कुछ अजीब ही था। आज पहली बार डेमन जादूगर की खोली से और जादूगर की अंधेरी गली से खाली हाथ जा रहा था, क्योंकि अब वहाँ सूरज की रोशनी थी, अब वहाँ प्रकाश था, अब वहाँ सत्य था। सत्य जो सुलभ की आंखों में दिख रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।